भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को-फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने सोशल मीडिया यानी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर होते हैं तो हमें बहुत सारा एंगेजिंग कंटेंट आ रहा होता है, रील्स आ रही होती हैं। अब ये ऐसा कंटेंट होता है और बहुत बार ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू होता है कि बहुत एक्साइटिंग सा नॉलेज बेस्ड कंटेंट आ रहा होता है कि किसी भी चीज़ को कैसे करें, कैसे ना करें, क्या उसकी अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है। इस तरह का एंगेजिंग कंटेंट देखकर आप जो भी व्यक्ति, जो भी ब्रांड या बिजनेस उसको भेज रहा होता है या जो क्रिएट करवा रहा होता है, जिस पेज से वो आ रहा होता है, कहीं ना कहीं आपके लिए अगर वो एंगेजिंग होता है, आप उस पर तवज्जो देना शुरू करते हैं और जाने अनजाने ही आप देखते होंगे कि आप अक्सर उन पेजेस पर जाने लगते हैं, उनको लाइक करने लगते हैं। उन ब्रांड्स का या उन बिजनेसेस का आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस बिजनेस पाठशाला के सेशन में मैं अनुराग पांडे आपसे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको कैसे किया जाता है और उससे जुड़े कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे दिस अप्रोच ऑफ मार्केटिंग जो आज की दुनिया में मतलब बहुत डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि नहीं चल रही है, तो आप इनडायरेक्टली धीरे से अपनी फनल में आए हुए अपने ऑडियंसेस को नर्चर करते हैं, उन पर अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी जमाते हैं और उसके बाद आप उनको अपना कंज्यूमर या कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर की लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू डू इट। तो आइए जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग में और क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है और कंटेंट मार्केटिंग होती क्या चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, ये है क्या चीज। चलिए परिभाषा देख लेते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है और जब हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं या उसका प्रमोशन करना चाहते हैं या एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो उसके बड़े अलग अलग तौर तरीके होते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। तो ये मार्केटिंग की एक अप्रोच है जो फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, जो कि किस बात पर फोकस्ड होता है कि हम लगातार बेहतर कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। अब वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो वैल्यूएबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी उसकी जो मेरी ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस जिनके लिए हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑडियंस है उसके लिए वैल्यूएबल कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या चीज़ है जो वो जानना चाहता है, जिसकी जानकारी पाना चाहता है, या रेलेवेंट होना चाहिए उसके लिए। आप किस तरह से उसके नॉर्मल लाइफ में, जो कंज्यूमर लाइफ होती है, उसमें कैसे अपने को प्लेस करना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी कितनी है। तो उस ढंग का कंटेंट को लगातार क्रिएट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के काम को कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, विच इज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग की एक ये स्ट्रैटेजी है कि अप्रोच है। अच्छा, अब ये किया क्यों जाता है? इट इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। जैसे मैं कह भी रहा था कि हर बिजनेस की एक टारगेट ऑडियंस होती है, एक ऐसा उपभोक्ताओं का समूह होता है
जो मिलता जुलता है, जिसकी अपनी सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उनको बिजनेस, क्योंकि उनकी कंज्यूमर नीड्स को फुलफिल करता है, इसलिए वो बिजनेस बना होता है। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना, मतलब उनको ऐसी चीजें देना जिससे वो अट्रैक्ट हों, और ना केवल अट्रैक्ट हों बल्कि रिटेन भी हों, यानी आपके साथ लगातार लंबे समय तक चलें, तब जाकर आपके बिजनेस को वो मल्टीपल सेल्स दे पाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करता है। तो फाइनली सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शंस, यानी कस्टमर के जो एक्शंस होते हैं उनको बहुत प्रॉफिटेबली ड्राइव करने की एक अप्रोच है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की अप्रोच है। जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, वो डिजाइन ही इसलिए किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि वो या तो लोगों को एजुकेट कर सके, या उनको कोई इंफॉर्मेशन दे सके, या उनको कुछ मजा दे सके। एंटरटेनमेंट ड्रिवन कंटेंट बहुत सुपर हिट होता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि यंगस्टर्स को एंटरटेनिंग कंटेंट बहुत बहुत अपील करता है, और उसी के माध्यम से जब आप साइड ऑन एंट्री लेकर अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, या उसको वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह से एज ए मित्र वो आपसे विश्वास करने लगता है। तो अपनी टारगेट ऑडियंस से बहुत फ्रेंडली ढंग से उसको इन्फॉर्म करना, उसको एजुकेट करना, या उसको एंटरटेन करना, या इंस्पायर करना, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको कंटेंट के थ्रू ऐसा सब करने के काम को ही कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव या इसका गोल होता है हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड इट्स कस्टमर्स। आप अपनी कम्युनिटी बनाने के काम में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जितने भी बिजनेसेस हैं, उनके जो बिजनेस पेज हैं, चाहे कोक का हो या कोलगेट का हो या किसी भी ब्रांड का बिजनेस पेज, अगर आप देखेंगे तो बड़े रेलेवेंट कंटेंट से बने हुए पेजेस हैं। वो उन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं फनी तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से, या नॉलेज प्रोवाइडिंग वाले तरीके से, जिनके माध्यम से वो अपनी टारगेट ऑडियंस को एक कम्युनिटी मानते हैं, और उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर समस्या के लिए, या उस सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजों की जानकारी चाहिए, क्या क्या मजेदार चीजें कंज्यूमर की लाइफ में हो रही हैं या ब्रांड की लाइफ में हो रही है, इन सब को बहुत अच्छे से करा जाता है, जिससे कि एक परिवार जैसा, एक कम्युनिटी जैसा आभास क्रिएट हो कंज्यूमर के दिमाग में, और वो कंटिन्यूड रहे, रिटेन्ड रहे हमारे पास, सो दैट हमें बिजनेस के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। सो क्लासिकली दिस इज द डेफिनेशन। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। कंटेंट मार्केटिंग is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. तो परिभाषा के तौर पर हम लोगों ने समझा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, अब जानते हैं या उसकी महत्व क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो महत्व के बारे में बात करते समय ये तो समझना ही होगा कि आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जो रिस्पेक्टिव ब्रांड्स बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। डायरेक्टली ये कहना कि ये प्रोडक्ट है, इसका दाम ये है, इसको आप खरीदिए, एक खास तरह का तरीका होता है जो लगातार काम नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर्स इवॉल्व हो रहे हैं, वो बेहतर हो रहे हैं, उनको और जानकारी उस बिजनेस से चाहिए जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में तो ये संभव नहीं था, बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया के आने के बाद आप देखेंगे वीडियोस के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, बहुत सारी जो रील्स चल रही हैं उनके माध्यम से, या पॉडकास्टिंग के माध्यम से बिजनेसेस लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी डिफाइंड ऑडियंस को एंगेज रखें और उनके थ्रू बिजनेस को एक्सपैंड करें। दैट्स द इनडायरेक्ट वे ऑफ अटेंडिंग टू अ बिजनेस। अब ये जो इनबाउंड मार्केटिंग का तरीका है कि हम अपने बिजनेस के इर्द गिर्द इन जानकारियों से, इन एंटरटेनिंग कंटेंट के माध्यम से इस तरह का एक माहौल रखेंगे, एक हाइप रखेंगे कि बिजनेस खुद अट्रैक्ट करेगा लोगों को, रादर देन आउटबाउंड मार्केटिंग जो कहती है कि नहीं, हम रीच आउट करेंगे कस्टमर को, हम डायरेक्ट ऐड चलाएंगे, हम टीवी पे दिखाएंगे, अखबार में विज्ञापन लगाएंगे या रेडियो पर विज्ञापन चलाएंगे। उसके बनस्पत दिस इज द सॉफ्टर वे टू सेल, यानी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का ये सॉफ्ट और क्रेडिबल तरीका है जिससे
इंच बाय इंच कस्टमर आपके पास आता जाता है, अट्रैक्ट होता है, और आपकी बातचीत अगर एंगेजिंग है, आपकी बात विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, तो वो आप पर विश्वास भी करता है और आपके साथ फिर बिजनेस भी करता है। सो दैट्स हाउ वी अप्रोच कंटेंट मार्केटिंग। फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा है कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनाता है। देखिए, मार्केटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, अगर आपसे पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए कि भाई मार्केटिंग का सबसे बड़ा काम क्या है, क्या काम करता है मार्केटिंग, तो बहुत लोग हो सकता है ये बोल दें कि मार्केटिंग का काम सेल्स करना है, सेल्स के लिए पूरी जमीन तैयार करना है। लेकिन उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, मार्केटिंग कंज्यूमर या ऑडियंस के लिए एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करती है, एक विश्वास जमाती है। मार्केटिंग ऐसे कम्युनिकेट करती है कि उस ब्रांड या बिजनेस पर एक तरह का एक विश्वास जमता है। ये ट्रस्ट फैक्टर ही, ये क्रेडिबिलिटी ही कंज्यूमर या कस्टमर को फर्दर एक्शन लेने के लिए या सेल्स करने के लिए उत्साहित करती है। तो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। इसलिए ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनती है कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से। बहुत अच्छी ब्रांड अवेयरनेस बनती है कि देयर इज अ लिमिट टू डायरेक्ट एड्स, और लेकिन जहां आप कंटेंट करने लगते हैं अच्छे ढंग से, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जिस तरह से आप अपने कंटेंट को पोजीशन करते हैं, प्लेस करते हैं, वो आपके लिए ऑडियंस, नई ऑडियंस तैयार कर रहा होता है। एंड मेनी ए टाइम्स इट इज ऑर्गेनिक, यानी बगैर पैसों के आपकी कम्युनिटी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, वो एंगेज रहती है। तो एक तरह से हेजेस भी तैयार हो रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा रही है, बिकॉज उनका कंटेंट इतना अपीलिंग नहीं है। सो इट्स अ फाइट बिटवीन कंटेंट, बिकॉज कस्टमर वही है, कंज्यूमर वही है, टारगेट ऑडियंस सेम है, और मार्केट शेयर के लिए जो कंपनीज लड़ाई कर रही हैं उनके लिए इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नर्चर एंड रिटेन देयर ऑडियंस, यानी उनको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट देते रहने की अब एक तरह से जिम्मेदारी हो गई है। और ये क्योंकि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है, ये एक स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की, तो इसको जितने बेहतर ढंग से जो कंडक्ट कर पा रहा है उसकी आरओआईज उतनी ही बेहतर बन रही हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करती है, कस्टमर एंगेजमेंट बिल्ड करती है, इट इंक्रीजेस कस्टमर एंगेजमेंट। अल्टीमेटली इन सारी चीजों को करने पर आपकी जो वेबसाइट है या आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर लीड्स जनरेट होती हैं, और वही लीड्स फाइनली कन्वर्ट होती हैं सेल्स में। तो ये सेल्स बिल्डिंग मेजर भी है। इसलिए many companies, rather than directly hitting the button of sales, take the audience, यानी कस्टमर को कंटेंट मार्केटिंग के रूट के थ्रू लाती हैं, तैयार करती हैं, एंड इवेंचुअली उनको कन्वर्ट करती हैं सेल्स में। थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लेकिन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और कस्टमर के नजरिए से वो आपको 2 महीने 3 महीने जान लेता है, आपकी चीजें समझ लेता है, एक्साइटेड इनफ हो जाता है, आपको ट्रस्ट वर्दी समझता है, तो आपके साथ बिजनेस करता है। और ऐसा कस्टमर लगातार आपके पास बिजनेस करने के लिए आता है, क्योंकि उसने आपको जो सेल्स दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। 2-3 महीने की एक एंगेजमेंट, एक रिलेशनशिप के बाद ही उसने वो सेल्स दी है। तो दिस इज अ थॉरो एंड सॉलिड वे एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मार्केटिंग, जो कि वन टाइम सेल्स तो दे देता है, बट मेनी ए टाइम्स क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और ब्रांड की पर्सनैलिटी उसके दिमाग में एस्टैब्लिश नहीं हुई होती है, तो ऐसे कंज्यूमर्स अक्सर कॉम्पिटिटर्स पे भी चले जाते हैं फॉर देयर सेकंड परचेजेस एंड द थर्ड परचेजेस। वाइल कंटेंट मार्केटिंग की अच्छाई ये है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करता है और रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और एक बड़ा फायदा इस ई कॉमर्स और डिजिटल दुनिया में जैसे हम बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी जो सर्च इंजन की रैंकिंग होती है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। आइए आगे जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग कि स्ट्रैटेजी क्या चीज होती है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये एक 6 स्टेप्स की प्रोसेस है, एक 6 चरण की प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप आई विल टेक यू थ्रू दैट, यानी आपको क्रमबद्ध तरीके से मैं उसको गो थ्रू कराता हूं। तो सबसे पहला जो चरण है, जो सबसे पहली बात है, वो आपको आपके बिजनेस की टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले बिजनेस हैं तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या होगी? वो 18 साल से लेकर लेट्स से 32 साल तक की उम्र के वो युवक युवतियां या वो लड़के लड़कियां होंगे जो नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी
में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, यूपीएससी में इंटरेस्ट रखते हैं, या जनरल अवेयरनेस का जीएस वगैरह में बहुत सारा उनका इंटरेस्ट है। एंड एज ए रिजल्ट वो सरकारी नौकरी वाली जो ऑडियंस है उसको डिफाइन करती है। तो 18 से 32 बोथ जेंडर, पीपल इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इस तरह की जो ऑडियंस है, आपकी बिजनेस की टारगेट ऑडियंस वो बनी। अगर आप एक कोचिंग संस्थान है तो सबसे पहले जैसा भी आपका बिजनेस है आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। किसी बड़े इंस्टीट्यूट के बगल में अगर कोई क्यूएसआर खुलता है, बर्गर और पिज्जा का पॉइंट खुलता है, तो उसकी ऑडियंस भी तो ऐसी ही होती है, 18 से 24 साल के वो लड़के लड़कियां जो क्विक प्रोडक्ट्स चाहते हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते हैं, और उनको बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना है, लेकिन उनको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। और अगर आपने मान लीजिए फ्रेंचाइजी ली है तो आप ऐसी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, जैसे चाय सुट्टा बार की आपने फ्रेंचाइजी ले ली, या एमबीए चाय वाला की ले ली, या फिर किसी बर्गर मॉन्क की ले ली, या किसी अलग कंपनी की ले ली। तो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस एज अ बिजनेस डिफाइन करना, ये सबसे पहला काम होता है। उसके बाद का चरण होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस तो डिफाइंड है, लेकिन इस टारगेट ऑडियंस के साथ हम अचीव क्या करना चाहते हैं, इनको क्या बताना चाहते हैं, इनके लिए क्या वैल्यूएबल है, और कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंटेंट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे। तो अगर मेरी कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है तो शायद मैं मैथ्स के 2-2 मिनट के रील्स या 3-3 मिनट के रील्स बनाऊंगा, जिसमें मैं किसी टिपिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करने का शॉर्टकट दिखाऊंगा, एंड एज अ रिजल्ट वो मेरी ऑडियंस वैल्यूएबल कंटेंट होगा, उसके लिए उसका महत्व होगा, उसके दिमाग में इंप्रेशन आएगा कि सर जो ये चीज बता रहे हैं वो उसका शॉर्टकट कितने आराम से समझा रहे हैं। अगर इन्हीं सर से मेरे को पूरा मैथ्स पढ़ने को मिल जाए, या सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुझे ये ज्ञान मिल जाए, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आपने ट्रिगर हिट किया एक 3 मिनट का वीडियो जिसमें आपने एक शॉर्टकट दिखाया और बहुत सरलता से अपनी ऑडियंस को समझाया कि भाई इस तरह की समस्याएं ऐसे हैंडल हो सकती। तो आपको अपने कंटेंट के गोल्स सेट करने पड़ेंगे, अपने केपीआईज क्या होंगे आपके कंटेंट के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसा कंटेंट देंगे और उससे कैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको बाकायदा लिखना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट आएंगे, इस इतनी फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, और इन कंटेंट से मैं अपनी वेबसाइट पर लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स का ट्रैफिक ले जाऊंगा पर मंथ, या 2000 का ट्रैफिक ले जाऊंगा, या जो भी आपके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे। लेकिन आपको सेकेंड स्टेज में यू हैव टू डिफाइन द गोल एंड केपीआईज। जो तीसरा चीज है वो है, अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका कंटेंट का टाइप क्या होगा और फॉर्मेट क्या होगा। यहां पर मेरा मतलब है कि किस तरह का कंटेंट, यानी वीडियो कंटेंट दिखाएंगे, या पॉडकास्टिंग करेंगे, या ब्लॉग होगा, या व्लॉग होगा, या क्या होगा, या सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्टिंग होगी कि ट्विटर पर पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, या लिंक्डइन पर डालेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, या गूगल माई बिजनेस पर डालेंगे, दैट्स एन एक्सीलेंट चैनल। तो हमारा कंटेंट का टाइप क्या होगा, किन कंटेंट्स को हम करेंगे। सो मे बी वी कैन डिसाइड कि हम बिजनेस चैनल है, हम वीडियो कंटेंट करेंगे, पॉडकास्टिंग करेंगे, और अच्छे ब्लॉग्स लिखेंगे। हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर या मीम्स वाले कंटेंट में भी नहीं करेंगे। डिसाइड आपका 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 बिजनेस कैसा है, आपकी ऑडियंस कितनी सीरियस या कितनी फन लविंग ऑडियंस है, इससे ये डिसाइड होता है कि आप कैसे कंटेंट टाइप्स लेंगे और किन फॉर्मेट्स में लेंगे। और जो चौथा चरण होता है, कंटेंट का कैलेंडर होना चाहिए। कंटेंट एक कंसिस्टेंट चीज है, कंटेंट रैंडम चीज नहीं है कि आपने कुछ भी कभी भी बना दिया और उसके बाद 2 महीने फिर शांत हो गए और फिर से आपने 10 दिन में 5 कंटेंट दे दिया। सो इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट, ये वैसे कार्य नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी इज द की इन नर्चरिंग अ कम्युनिटी। इट इज लाइक कि अगर आपका बेटा, बेटी, पत्नी, बहन, बच्चा जो भी है, वो अगर है और आप उससे कभी 3 दिन लगातार बात करते रहते हैं लेकिन 3-3 महीने बात ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता ना परिवार में। सिमिलर होता है जो आपकी ऑडियंस होती है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, जो आपकी कम्युनिटी आप बिल्डअप कर रहे हैं, उसको किस फ्रीक्वेंसी पर आप
कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही वो एंटरटेनिंग कंटेंट हो, भले ही वो नॉलेजेबल कंटेंट हो या इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। और वहीं से शब्द आता है कि बेहतर होगा कि आप कंटेंट का कैलेंडर बना लें कि हर दूसरे दिन या हर रोज या हर तीसरे दिन ये इस तरह का कंटेंट जाएगा, इस वाली ऑडियंस के लिए जाएगा। सो यू नीड टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर। अब उसके बाद बहुत जरूरी है कि अगर आप वीडियो कंटेंट बना रहे हैं तो वीडियो मेकिंग में एक कॉस्ट होती है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा और आपको बजट डिसाइड करने पड़ेंगे कि मेरे पास पर कंटेंट उसको बनाने की कॉस्ट और उसको प्रमोट करने की कॉस्ट भी होनी चाहिए। एक अच्छा कंटेंट फॉर द लैक ऑफ प्रमोशन अगर मर जाता है और उससे आप बहुत सारा फायदा ले सकते थे और आपने बिकॉज उसको प्रमोट नहीं किया क्योंकि आपने बजट नहीं किया हुआ था, तो फिर कंटेंट क्रिएशन का फायदा नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत बार बहुत बड़े स्टार को एक बड़ी साबुन वाली कंपनी ने ऋतिक रोशन को उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लिया और ऋतिक रोशन ने लेट से 7 करोड़ रुपए चार्ज किया और कंपनी के पास एड तो उसने बना लिया लेकिन उसको चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया भी नहीं बचा। तो एक बड़ा प्रश्न उठ गया था कि भाई अगर आप उसको चला ही नहीं सकते, आपके पास प्रमोशन नहीं है, तो इतने एक्सीलेंट हीरो को लेने का आपको फायदा क्या हुआ? आपने मीडिया बाइंग कर नहीं सकते हैं तो कंटेंट क्रिएट क्यों किया? तो यू नीड टू प्लान योर बजट्स कि भाई आपके पास कितना बजट है, कितने में आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और कितने में आप उसको प्रमोट करेंगे। और जो लास्ट बिट, जो अंतिम चरण होता है कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी का, वो होता है कि जो क्रिएट किया गया है कंटेंट उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा। यानी उसको अलग अलग चैनल्स पर जब हम डाल रहे हैं तो हमारी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी या हमारा कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर किस किस तरह के कंटेंट कब कब जाएंगे, ये सारी चीजें भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये है 6 स्टेप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक बार रिपीट करता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस को बताएं कि क्या है, उसको डिफाइन करें, वो कौन सी ऑडियंस है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। आपके गोल्स एंड केपीआई सेट करने पड़ेंगे आपको आपके कंटेंट मार्केटिंग के। आपको अपने कंटेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स को चूज करना पड़ेगा कि मैं इन कंटेंट टाइप्स को लिवरेज करूंगा, लूंगा। आपको कंटेंट का कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने बजट्स को डिसाइड करना पड़ेगा और आपको उसको कैसे प्रमोट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। आइए आप जानते हैं कि कितनी तरह के कंटेंट होते हैं, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग की बात हो रही है। कंटेंट और मार्केटिंग से जुड़ के बना है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट वो चीज़ है जो हम लोग रोज़मर्रा में अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट्स पर देखा करते हैं, यूट्यूब में देखा करते हैं। एक सिंगर होता है वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है, एक एक्टर होता है वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारियां दिखाया करता है। तो इस तरह से मल्टीपल कंटेंट क्रिएट होते हैं और उन्हीं को मार्केट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। सो दिस कंबाइंड इज कंटेंट मार्केटिंग। अब इसमें जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं। यानी पहली चीज आपने देखे होंगे ब्लॉग्स। ब्लॉग्स एक कंप्लीट राइटअप होते हैं। सो अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल ट्रैवल का है, ट्रैवल साइट है, और पीछे तो ये बहुत चलता था जब वीडियो कंटेंट इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं था कि लोग कहीं जाते थे और बहुत अच्छा सा उस जगह के बारे में ब्लॉग लिखते थे कि फलाना जगह या स्विट्ज़रलैंड या कश्मीर या मसूरी ऐसी ऐसी जगह है, ये वहाँ घूमने की चीज़ें हैं, ये करा जा सकता है, यहाँ पर जाकर खाना खाया जा सकता है, इसके जाने के रूट्स इस तरह से हैं, इस तरह के होटल्स हैं, इस तरह का उनका बजट है। ये सारी कंप्लीट रूपरेखा एक ब्लॉग में डालती थी कंपनीज। मेक माई ट्रिप ने किया है, यात्रा ने किया है, ईज माई ट्रिप करती रहती है। तो जो ब्लॉगिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कस्टमर को इन्फॉर्म करने में, उसको एक वैल्यूएबल जानकारी देने में। सो ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स आर वन साइड ऑफ कंटेंट। आपकी कंपनी के सीईओ किसी अखबार में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, एक एक्सपर्ट लिख रहा है, अथॉरिटी जा रही है, अल्टीमेटली वो क्योंकि कंपनी से जुड़ा हुआ है तो कंपनी का नाम होता है। सो दिस इज ब्रिलियंट वे
टू टीच, अट्रैक्ट, नर्चर, रिटेन योर टारगेट ऑडियंस। तो ब्लॉग पोस्ट एक बहुत अच्छा कंटेंट फॉर्मेट है। जो दूसरा फॉर्मेट जिसकी हम लोग बात करेंगे वो होता है इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे प्रेजेंटेशंस में भी, कि जब आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो डेटा पॉइंट, की फैक्ट्स और इस तरह के ट्रेंड्स का रुझान एक वर्कशीट में ही आ जाता है, एक स्लाइड में आ जाता है। और वो इतनी पावरफुल स्लाइड होती है कि वो 2 सेकंड के या 1 मिनट के व्यू में वो अपनी पूरी बात कह रही होती है। और उस बात को अगर वैसे बताया जाए तो आप शायद 10 मिनट 15 मिनट में भी उसको उतने अच्छे से समराइज ना कर पाए। तो इन्फोग्राफिक्स स्पेशली मार्केटिंग जैसी कंपनीज के लिए, या जो बड़ी कंटेक्स्ट बिल्डिंग कर रही हैं ऐसे बिजनेस के लिए, इन्फोग्राफिक्स एक बहुत पावरफुल टूल होता है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है ये। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है, ये जो कंटेंट फॉर्मेट है, ये भी बहुत सी कंपनीज डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में है और उनकी ऑडियंस कितनी इवॉल्व है, तो इवॉल्व अच्छी गुड लिटरेट ऑडियंस के लिए इन्फोग्राफिक एक बहुत अच्छा कंटेंट है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए एक्सीलेंट कंटेंट माना जाता है इन्फोग्राफिक। तो यू नीड टू बी श्योर कि आपकी कैटेगरी कौन सी है बिजनेस की, और उसकी जो ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो इन्फोग्राफिक्स को कैसे लेगी। अगर वो अच्छी मैच्योर ऑडियंस है, जैसे मैंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ऑडियंस की बात की थी, तो इन्फोग्राफिक एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा कंटेंट फॉर्मेट है। नाउ वीडियोस, आज की तारीख में वीडियो इज द रूलिंग कंटेंट फॉर्मेट। वीडियोस इतना सरल चीज होते हैं कि इट इज लाइक आप अपनी टारगेट ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उसको पूरा परिदृश्य दिखा रहे हैं। और कंज्यूमर के लिए भी वीडियोस में दी गई जानकारी को एब्जॉर्ब करना, उसको समझना बहुत सरल होता है। इसीलिए वीडियोस आज की तारीख का सबसे बड़ा विनर कंटेंट फॉर्मेट है। और गोइंग अहेड भी जिस तरह से वीडियो मेकिंग, चाहे वो यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, जिस तरह से वीडियोस का कंटेंट क्रिएट हो रहा है आपकी फीड्स में, अब आप देखेंगे कि पहले पोस्ट ज्यादा आती थी या ब्लॉग्स आ जाते थे, राइटअप्स आते थे। आज की तारीख में इट इज मोर ऑफ अ वीडियो सेंट्रिक कंटेंट। तो वीडियोस का तो प्रोमिनेंस आ गया है, क्योंकि वीडियो के थ्रू अगर आप एक टीचर हैं तो अपनी बात कह रहे हैं, अगर आप एक एक्टर हैं तो अपने ढंग से आप अपने पॉइंट्स को, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं, आप एक सिंगर हैं तो दूसरे ढंग से कर रहे हैं, अगर आप कोई जानकारी देना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप शूट करके, डिपेंडिंग ऑन आप रील्स बना रहे हैं या आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन वीडियो फॉर्मेट का लीवरेज बहुत ज्यादा हो रहा है। इट इज द मोस्ट यूज्ड कंटेंट फॉर्मेट एज ऑन डेट बाय बिजनेसेस। तो वीडियोस इज अ विनिंग फॉर्मेट, एक कंटेंट का फॉर्मेट वीडियोस भी होता है। ई बुक्स या पीडीएफ पर जो राइटअप्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल बुक्स आप दे देते हैं। आपकी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये बहुत करते हैं, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ये बहुत करते हैं कि खूब अच्छा सा कंटेंट, कि एक ई बुक अगर किसी ने लीड दी है, दे विल गेट द ई बुक फॉर दैट कंटेंट। तो पीडीएफ्स के फॉर्म में दिया जाता है, ई बुक्स के फॉर्म में दिया जाता है, बट अल्टीमेटली तो वो कंटेंट होता है, वो एक बेहतर लिखा हुआ एक आर्टिकल होता है जो आपको लगता है कि आपकी रेलेवेंट ऑडियंस ने अगर आपके बिजनेस पे इंक्वायरी की है या आया है, तो उसको कुछ अगर हम वैल्यूएबल दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, तो उसका जुड़ाव और उसका इंप्रेशन हमारे बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इट विल बी गुड फॉर हिम टू, सो ये प्री सेल्स एक्टिविटीज में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ई बुक्स भी एक बहुत प्रिवेलेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट है। बहुत से बिजनेसेस केस स्टडीज लेड कंटेंट को भी यूज करते हैं। बिजनेस स्कूल्स या यूट्यूब चैनल्स जो केस स्टडी फॉर्मेट को यूज करते हैं और उसके माध्यम से अपने ब्रांड को वहां पर पोजीशन करके दिखाते हैं। तो केस स्टडीज भी एक तरह का कंटेंट फॉर्मेट है। वेबिनार्स की जाती हैं, क्योंकि अब आप अपनी ऑडियंस से ना केवल बातचीत करना चाहते हैं, उनको वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उन पर अपनी एक्सपर्टीज या अपनी अथॉरिटी का भी तो इंप्रेशन जमाना चाहते हैं। तो वेबिनार्स बहुत अच्छा तरीका होता है। जो कोचेस होते हैं उनके लिए ये प्रूवन टैक्टिक्स है कि वो बहुत सी वेबिनार्स करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और उस 2 से 3 घंटे में वो जेन्युइन बातचीत भी करते हैं, बट दे ऑल्सो
मेंशन देयर प्रोडक्ट, यानी अपना अपना कोचिंग का या अपना एकेडमी का या जो भी चीज़ें वो बेच रहे होते हैं या उनके बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसको बहुत फाइन ढंग से पोजीशन किया जाता है। लेकिन वेबिनार्स कस्टमर अट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा टूल है कंटेंट का, तो वेबिनार्स भी की जाती हैं। एंड फाइनली सोशल मीडिया पोस्ट्स। तो सोशल मीडिया पर जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, हर बिजनेस ने आज की तारीख में फेसबुक का पेज, लिंक्डइन का पेज, इंस्टाग्राम पेज, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो केवल इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि ये दीज आर टू इंस्टाग्राम बायस्ड कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें 90% बिजनेसेस इंस्टाग्राम को ही लीवरेज कर रहे हैं। हाई ऑन फोटो वाले जो बिजनेसेस हैं, विजुअल्स वाले जो बिजनेसेस हैं, तो सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी बहुत सारा जो कंटेंट क्रिएट होता है वो कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट होता है। आइए जानते हैं कि कंटेंट की क्रिएशन प्रोसेस कैसे होती है। व्हाट इज द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस? कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस सबसे पहले तो रिसर्च से स्टार्ट होती है कि भाई हमारी रिसर्च क्या बोलती है। हमें किसी भी बिजनेस के लिए, उस टारगेट ऑडियंस के लिए अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो फिर हमें उस कंटेंट की रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर मेरे को कुछ लिखना है तो किन किन कीवर्ड्स के अराउंड मेरी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है और उन सर्च के बेसिस पर मैं कुछ आर्टिकल्स डिफाइन करता हूं। तो ये जो रिसर्च हो रही है, जो कीवर्ड्स कौन से हैं जो मेरी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है और उनसे जुड़े क्या वैल्यूएबल कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूं, ये निकल के आता है। तो ये तो रिसर्च पार्ट हो गया है। उसके बाद आप उसको एक तरह से स्क्रिप्ट करते हैं। द सेकेंड स्टेज इज द स्क्रिप्टिंग स्टेज, कि पहले उसको स्क्रिप्ट किया जाता है कि हाँ, इसमें जो बुलेट पॉइंट्स इनको बोलते हैं कि ये पॉइंटर्स पे हम लोग बात करेंगे और इस तरह से हम कंटेंट को का फ्लो बनाएंगे। ये वैल्यू निकल के आएगी लास्टली कंटेंट में। इतनी देर का कंटेंट होगा, इतना बड़ा होगा, इतना लिखेंगे, या अगर वीडियो बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। तो वो स्क्रिप्टिंग स्टेज होती है। नाउ द थर्ड स्टेज इज द एग्जीक्यूशन स्टेज। सो अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो शूट करने की जो स्टेज होती है, या आर्टिकल लिख रहे हैं तो प्रॉपर राइटिंग द डिटेल्ड आर्टिकल वाली जो चीज़ होती है उसको किया जाता है। चौथी स्टेज होती है एडिटिंग की स्टेज। एडिटिंग की स्टेज में जब आप आ जाते हैं तो आपके कंटेंट को आप स्मूथ बना रहे होते हैं। तो वीडियो अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो उसमें कहीं पर अगर आप फंबल कर गए हैं या कहीं पर आप इररिलेवेंट चीज़ बोल गए हैं, उन सारी चीज़ों को एडिट किया जाता है, उसको एकदम क्लीन बनाया जाता है। उसमें रेलेवेंट विजुअल्स डाले जाते हैं, ग्राफिक्स डाले जाते हैं, सो दैट वो और पावरफुल बनता है, वो और एंगेजिंग, एंटरटेनिंग बनता है, नॉलेजेबल बनता है, समझाने वाला बनता है। और उसके बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट मानते हैं। तो एडिटिंग इज द फोर्थ स्टेज। एंड फाइनली पब्लिशिंग द कंटेंट, कि आप रिस्पेक्टिव चैनल्स पर जाके उसको पब्लिश करते हैं। और सो ये है कंटेंट क्रिएशन की कंप्लीट प्रोसेस, कि आप उसकी रिसर्च करते हैं, देन आप उसको स्क्रिप्ट करते हैं, देन आप उसको शूट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसको एडिट करते हैं प्रॉपरली सो दैट नाउ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड या पब्लिश्ड। तो ये होती है कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि अभी तक जितनी मैं बातचीत कर रहा था वो कंटेंट साइड पर थी कि भाई कैसा कंटेंट होता है, क्या फॉर्मेट्स होते हैं कंटेंट के, उसका महत्व क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मार्केटिंग का जब नाम आ जाता है तो हम उनको प्रमोट किन चैनल्स पर करेंगे, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो आइडियली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं वो फॉर श्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जैसा मैं बता भी रहा था कि इंस्टाग्राम बहुत सारे बिजनेसेस का फलक्रम है, नोडल पॉइंट बन गया है। फेसबुक पोस्ट, आप किसी भी कोक या पेप्सी या बड़े बिजनेसेस की आप उनकी फेसबुक पर जाएं और उनका तरीका देखें कि कैसे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में क्रिएट कर रहे हैं, किस वैरायटी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और एक बिजनेस क्योंकि सब जगह अवेलेबल है, सभी जगहों पर प्रेजेंट है आज की तारीख में, इस डिजिटल एरा में, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स को आप नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं, तो आप अपने कंटेंट को भी सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ,
कुछ कंटेंट में आप सेलेक्टिव हो जाते हैं कि ये लिंक्डइन ओरिएंटेड कंटेंट है या कैसी ऑडियंस है उसके बेसिस पर डिफाइन होता है। कि इंस्टाग्राम में आप बहुत यूथफुल कंटेंट ही डालते हैं बिकॉज प्राइमरली जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो बहुत यूथफुल है। फेसबुक इज मोर ऑफ अ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड उस टाइप की टोनालिटी उसकी रहती है। इट हैज़ नाउ यूनिवर्सल ऑडियंस एक तरह से देखा जाए तो डिपेंड करता है कि क्या आपका कंटेंट है और किस तरह से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिसाइड होते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप डालते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग को लीवरेज करते हैं, बहुत सारे ईमेलर्स जाते हैं आपके कंटेंट पे उसके लिंक के लिए। दैट्स हाउ यू रीच आउट टू योर ऑडियंस। भाई उनके पास पहुंचना भी तो ज़रूरी है, तो क्या व्हीकल्स होंगे? तो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो एक तरह से आपका काम करते हैं मैसेंजर का। देन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप रीच आउट करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सो ये जो नए नवेले तरीके हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी ही कम्युनिटी इंडिविजुअल्स की बात हो रही है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं किसी खास इशू पर, और उस तरह की जो ऑडियंस है जो उनको देखती है, अगर वही मेरी भी ऑडियंस है और ये व्यक्ति जिसको अब हम इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, ये व्यक्ति हमारे ब्रांड के बारे में अगर कुछ बातचीत कर लेता है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैटेगरी में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी इंक्लूड किया जाता है और राइट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम अपना कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वी ऑलवेज हैव पेड एडवर्टाइजिंग, यानी गूगल एड्स चला लें या फेसबुक एड्स चला लें या इंस्टाग्राम एड्स चला लें या व्हाट्सएप पर प्रमोट कर लें। तो पेड एडवर्टाइजिंग भी एक तरीका होती है जिसके थ्रू हम लार्जर ऑडियंस को रीच आउट करते हैं, जिससे हमारा जो मीनिंगफुल कंटेंट हमने क्रिएट किया है उसको मैक्सिमम रीच दे सके। क्योंकि जब कंटेंट जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही रहा था आपको कि ऋतिक रोशन मैंने साइन तो कर लिया लेकिन सारा पैसा तो मैंने ऋतिक रोशन को दे दिया, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैसा बचा? नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द पेड प्रमोशन बिट ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनिक प्रमोशन की एक खास लिमिटेशन है, लेकिन अगर कंटेंट बहुत पावरफुल है और एक तरह से वो मैग्नेट है, वो लीड मैग्नेट वर्ड जो आया है वो यहीं से आता है कि अगर वो इतना पावरफुल कंटेंट है कि वो एक मैग्नेट की तरह बहुत अट्रैक्ट करेगा अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को, और वो ऑडियंस अपनी लीड देके जाएगी, जिसके थ्रू अगर 30-40% भी कन्वर्जन आता है तो वो रूटीन सेल्स से बहुत ऊपर का कन्वर्जन आएगा। सो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स। एंड देन SEO एंड SEM विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें कैसे कीवर्ड्स हम कंटेंट में यूज कर रहे हैं और वो कीवर्ड्स हमारे बिजनेस के टॉप कीवर्ड्स हैं, कितने कॉम्पिटिटिव हैं कितने नहीं। तो ये जो ब्लॉग लिखा जाता है या जो वीडियो क्रिएट होता है ये आपकी रैंकिंग में बड़ी हेल्प करता है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं उसमें भी बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत सारा कंटेंट हमने क्रिएट कर लिया, उसको रिस्पेक्टिव चैनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और प्रमोशन भी करा, लेकिन वो सही जा रहा है गलत जा रहा है, किस डायरेक्शन में है, हमारी ROIs कैसी, पता चला हमने पैसा तो बहुत लगाया लेकिन उस तरह से हमको रिजल्ट नहीं मिले। तो ये बड़ा नोटेड होना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। X कंटेंट, Y बजट एंड Z रिजल्ट। अगर इस तरह से आप मेजर करें कि इतना कंटेंट इस कॉस्ट पर क्रिएट करके और इस तरह से प्रमोट करके हमको इतना बिजनेस मिला, तो हमारी ROIs क्या हुई कंटेंट की, ये सब भी मैप करा जाएगा। उसके बेसिस पर ही हम ये जान पाते हैं या जानना शुरू करते हैं कि भाई कंटेंट, बेस्ट कंटेंट हमारे लिए क्या है जो हमको मैक्सिमम बिजनेस लाता है, जो मेरी ऑडियंस जिसमें सबसे ज्यादा हमको खुलकर अपनी लीड्स देती है या कन्वर्जन देती है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती होंगी जब हम सक्सेस को मेजर कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वी नीड टू ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक और एंगेजमेंट। हमारे किस कंटेंट से कितना ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पर, हमारे वीडियो से ज्यादा आ रहा है कि ब्लॉग से ज्यादा आ रहा है कि पॉडकास्टिंग से ज्यादा आ रहा है। एक तो क्लियर होना चाहिए ना कि अगर हमारे पास 100 ऑडियंस आ रही है तो कौन ला रहा है उस ऑडियंस को, कौन सा कंटेंट ला रहा है, ये मेजर्ड होना चाहिए। हमें अपने सोशल मीडिया मैट्रिक्स भी देखने चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट जो हमारी समझ में पावरफुल कंटेंट है उसको हमें बहुत ऑप्टिमाइज्ड डालना चाहिए, सो दैट इट कैन गेन अस द मैक्सिमम रीच। हमारी लीड्स कहाँ से आ रही हैं, कैसी ऑडियंस से आ रही हैं, क्वालिटी क्या है, किस कंटेंट की कितनी लीड लाने की और किस क्वालिटी की लीड लाने की एबिलिटी है, ये मेजर होना चाहिए, एनालाइज किया जाना चाहिए। एंड सब्सिक्वेंटली उसके कन्वर्जन रेट्स क्या हैं। सो ये सारी चीजें देखकर आप सक्सेस को मेजर कर सकते हैं और अल्टीमेटली
ये कोर्स करेक्शन का की जगह है कि हमने सब कुछ कर लिया है, कंटेंट क्रिएट कर लिया, उसको मार्केट अच्छे से कर लिया है, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया है, उसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस का फर्क क्या है? एनालिसिस करने से हम इमीडिएटली कोर्स करेक्शन कर ले जाते हैं कि भाई ये चीज अगर हम थोड़ा सा ट्वीक कर लें, थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लें, कुछ कीवर्ड्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, तो ये कंटेंट और ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो तभी आएगा जब आप सक्सेस को या अपने कैंपेन्स को मेजर कर रहे होंगे, अपने कंटेंट को की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट बिट है कि हम सक्सेस को भी मेजर करें। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो जैसा मैंने बताया भी था कि हमारे गोल्स डिफाइंड होने चाहिए, कंटेंट का कैलेंडर बिल्कुल तैयार होना चाहिए और कंटेंट को हमें रीपर्पस करते रहना चाहिए। छोटा मोटा चेंजेस करके जो मैग्नेट कंटेंट है उनको रीपर्पस करके मल्टीपल टाइम्स उनको यूज कर लेना चाहिए, सो दैट हमारे पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। एक बहुत छोटी सी केस स्टडी आपको दे रहा हूं कि ये कंपनी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अमूल इज अ डेयरी कंपनी, फूड कंपनी है और 1946 की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड ओवर डेयरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में जानी जाती है। ये कंटेंट मार्केटिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि ये इस कंपनी ने आज से नहीं, जब ये ऑफलाइन मार्केटिंग करती थी, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होती थी, तो ये होर्डिंग्स पर आप इनके जो कंटेंट देखते थे वो ऐड नहीं होता था कि देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला दूध और आप भी लीजिए और इतने रुपए में इतने किलोमीटर, नो, कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके होर्डिंग्स हमेशा सोशल जो सोसाइटी में जो भी हो रहा होता था। तो एक एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है कि अभी पठान के इर्द गिर्द बहुत हाइप थी, तो उस हफ्ते इनके सारे सोशल मीडिया पेजेस और इनकी जो ऑफलाइन होर्डिंग्स थी वो पठान की बात कर रहे थे, और ये बहुत बहुत अच्छे अंदाज में उसको ट्वीक करके बड़ा फनी तरीके से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें डिजाइन करते हैं। या आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड पर अभी RRR को के उस गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है, तो उसके इर्द गिर्द आप देखिए उन्होंने कितने अच्छे से एक क्रिएटिव के थ्रू अपने ब्रांड को एसोसिएट किया। दे टॉक टू इंडिया इन इंडियन लैंग्वेज। तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए एक मतलब बड़ा बेमिसाल सा एग्जाम्पल है, केस स्टडी है अमूल की। तो इस तरह के यूसेज, इस तरह से इतना क्रिएटिव यूसेज के कारण अमूल इंडिया का लीड ब्रांड है, जबकि वो कभी डायरेक्ट सेल्स नहीं करता, बहुत रेयरली करता है। तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल हाउ टू लेवरेज कंटेंट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने जाना है कि कंटेंट क्या होता है, कितनी पावरफुल चीज होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस को नया नया ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, कैसे हम पावरफुल कंटेंट क्रिएट करें, किन फॉर्मेट्स में क्रिएट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे मेजर करें, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि उसकी मार्केटिंग को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे हम उससे बेस्ट ROI ले सकते हैं, रिजल्ट्स ले सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग टूल है, मार्केटिंग की एक बहुत स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, और जो भी बिजनेसेस पिछले 5 साल में देख लीजिए, स्पेशली द स्मॉल बिजनेसेस, द न्यू बिजनेसेस, उनको कंटेंट मार्केटिंग अच्छे ढंग से करने से जितना फायदा होता है उतना ऑफलाइन बिजनेसेस से नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा कंटेंट मार्केटिंग एज ए स्ट्रैटेजी अपने गेम प्लान में बजट करनी चाहिए, बनानी चाहिए, और बेहतर से बेहतर कंटेंट मार्केटिंग करके अपनी ऑडियंस को एक वैल्यूएबल तरीके से अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना चाहिए और उनके साथ बिजनेस में एंगेज होना चाहिए। आई होप सो दिस सेशन वाज मीनिंगफुल। ये आपके लिए एक जानकारी भरा सेशन रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। धन्यवाद। जो लोग जूम पर जुड़ना चाहते हैं वन-ऑन-वन डिस्कशन के लिए, वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे साथ वन-ऑन-वन सेशन में जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक पेशेंट ऑडियंस होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है डिटर्जेंट केक मैन्युफैक्चरिंग।
डिटर्जेंट केक का प्रयोग लगभग हर घर में होता है। इससे कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग। धन्यवाद।